नमस्कार। आज हम ज़रा पीछे चलते हैं इतिहास में। 19वीं सदी का आखिरी दौर, भारत। एक ऐसा वक्त जब भारत जैसा हम आज जानते हैं वैसा नहीं था। मतलब रियासतें थी, ब्रिटिश राज था और एक अजीब सी ऊपर से शांति दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कुछ पक रहा था। एक नई सोच, अपनी पहचान की बात। आज हम इसी पर बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ? हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे ये आवाज़ धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगी, कैसे वो संगठन बना जिसने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई को लीड किया। तो आइए समझते हैं इसे। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि 1885 में जो हुआ वो सिर्फ अम, एक मीटिंग या एक संगठन बनाना नहीं था। ये असल में एक आइडिया का जन्म था, एक सोच के हाँ हम सब मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे शुरू में चिट्ठियां लिखने, रिक्वेस्ट करने से जो बात शुरू हुई उसने आगे के बड़े संघर्ष की एक तरह से नींव डाल दी। तो कहानी शुरू होती है 1885 से। एक नाम आता है बार बार, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर। कहते हैं कि उन्हें लगा कि भाई जो पढ़े लिखे भारतीय हैं उनमें गुस्सा बढ़ रहा है, तो उन्हें अपनी बात कहने का एक शांतिपूर्ण तरीका मिलना चाहिए। कुछ लोग इसे सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं, है ना, कि गुस्सा निकालने की एक जगह ताकि कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए, जैसे 1857 में हुआ था। हाँ, ये सेफ्टी वॉल थ्योरी काफ़ी चलती है, पर इस पर मतलब सब एक मत नहीं है। कुछ मानते हैं कि ह्यूम की सोच जो भी हो, असली तैयारी तो भारतीय नेता और बुद्धिजीवी कर ही रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक ऑल इंडिया लेवल का मंच चाहिए। ह्यूम शायद सही समय पर थे। उन्होंने इसे क्या कहते हैं आसान बना दिया, लेकिन ये कहना कि सब कुछ उन्होंने ही किया वो शायद ठीक नहीं होगा। ये बात तो है। तो हम अकेले नहीं थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और वोमेश चंद्र बैनर्जी, ये बड़े नाम थे उस वक्त के। इनका पूरा साथ था और इन सब ने मिलकर बॉम्बे में, जो आज मुंबई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है, एक अंग्रेज अफसर जो पहले हुकूमत का हिस्सा था, वो एक ऐसा संगठन बनाने में मदद कर रहा है जो आगे चलकर उसी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएगा। ये उस टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। एक तरफ अंग्रेजी राज, दूसरी तरफ उसी सिस्टम के अंदर से बदलाव की कोशिश, है ना अजीब? बिल्कुल। तो कांग्रेस बन गई। फिर हुआ पहला सेशन, पहला अधिवेशन। जानकारी ये है कि 28 से 30 दिसंबर 1885 बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और 72 लोग आए थे। हाँ, 72 प्रतिनिधि। कौन थे ये लोग? मतलब क्या करते थे? इनमें ज्यादातर वकील थे, कुछ टीचर थे, पत्रकार थे, समाज सुधारक, उस वक्त का पढ़ा लिखा तबका कह सकते हैं। अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले। पर एक सपना था सबका कि भारत की आवाज ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाई जाए। और उन 72 लोगों का एक साथ आना ही बड़ी बात रही होगी उस जमाने में। बिल्कुल। सोचिए, ना आज जैसी ट्रेन, ना फोन, फिर भी देश के अलग अलग कोनों से लोग आए एक मकसद के लिए। ये दिखाता है कि हाँ, एक इंडियन होने की फीलिंग वो कहीं ना कहीं पनप रही थी। और WC बैनर्जी जो पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने अपनी स्पीच में यही कहा कि भाई अब भारत को एक नेशन की तरह सोचना होगा, एक आवाज में बोलना होगा। हाँ, WC बैनर्जी का अध्यक्ष बनना भी अहम था। वो बंगाली थे और ईसाई थे। तो पहले ही सेशन से दिख रहा था कि अलग अलग धर्म, अलग अलग इलाके के लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, ये कोई क्रांति का बिगुल नहीं था। अभी नहीं। इस शुरू के दौर को नरमपंथी या मॉडरेट फेस कहते हैं। और यहीं से बात और दिलचस्प होती है। इनका तरीका क्या था काम करने का? कि ब्रिटिश राज में खामियां हैं, पर वो पूरी तरह खराब नहीं है। उनको अंग्रेजों के इंसाफ पर, उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बड़ा भरोसा था। तो उनका तरीका था अर्जियां लिखो, पिटिशन दो, डेलीगेशन भेजो। मतलब कानून के दायरे में रहकर सुधार की मांग करो, सिस्टम के अंदर से बदलाव। अच्छा। तो मांगे क्या होती थी इनकी? क्या चाहते थे ये लोग? तो उनकी मांगे भी उनके इसी नजरिए को दिखाती है। वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार चलाने में भारतीयों को ज्यादा हिस्सेदारी मिले। लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा भारतीय हों, उन्हें ज्यादा पावर मिले। वो चाहते थे कि सिविल सर्विस का इम्तिहान भारत में भी हो, ताकि ज्यादा भारतीय अफसर बन सकें। फौज पर जो इतना खर्चा होता है उसे कम करने की बात करते थे, और ये कि भारत का पैसा भारत पर ही खर्च हो। और हाँ, बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, ये सब बातें भी उठाते थे। और इस नरमपंथी दौर के बड़े चेहरे कौन थे? दादा भाई नौरोजी का नाम तो लिया हमने। दादा भाई नौरोजी तो सबसे ऊपर थे, यकीनन। उनकी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, यानी धन का निकास, वो तो एक मील का पत्थर थी। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं थी, ये पॉलिटिकली बहुत बहुत असरदार थी।
नौरोजी ने आंकड़ों से दिखाया कि कैसे भारत का पैसा, भारत के रिसोर्स लगातार इंग्लैंड जा रहे हैं। इंग्लैंड अमीर हो रहा है और भारत गरीब। इसने पहली बार इतने दमदार तरीके से यह साबित किया कि ब्रिटिश राज भारत का भला नहीं बल्कि उसका शोषण कर रहा है। इस एक थ्योरी ने ब्रिटिश राज की नैतिकता पर ही सवाल उठा दिया और आगे चलकर नेशनलिज्म को एक मजबूत बेस दिया। बाप रे, ये तो वाकई बहुत पावरफुल आइडिया रहा होगा उस टाइम। और कौन थे बड़े नरमपंथी नेता? एक और बहुत बड़ा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले का। वो एजुकेशन पर बहुत जोर देते थे, सुधारक थे, मानते थे कि भारत की तरक्की का रास्ता पढ़ाई लिखाई से ही निकलेगा। जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अपने अधिकार समझेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। गोखले भी संवैधानिक सुधारों की बात करते थे और उन्होंने साउथ अफ्रीका में गांधी जी की भी मदद की थी। इनके अलावा फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने शुरू की कांग्रेस को रास्ता दिखाया। तो कुल मिलाकर इन नेताओं का मकसद था धीरे धीरे सुधार लाना कानून के रास्ते से, और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक समझ बनाना, ताकि धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा जाए। वो अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी भी दिखाते थे, पर साथ में भारतीयों के हक की बात भी करते थे। बड़ा मुश्किल बैलेंस था ये। बिल्कुल, और शायद उस वक्त की मजबूरी भी थी। सीधा टकराव शायद उन्हें प्रैक्टिकल नहीं लगता था। उन्हें उम्मीद थी कि भाई अदब से बात रखेंगे तो सुनी जाएगी। लेकिन जैसा होता है अक्सर, हर कोई इस धीमी रफ्तार से खुश नहीं था, कांग्रेस के अंदर भी और बाहर भी। एक बेचैनी बढ़ रही थी। राष्ट्रवाद की एक दूसरी लहर उठ रही थी जो ज्यादा गर्म थी, ज्यादा बेसब्र थी। ऐसा क्यों हो रहा था? ये नरमपंथियों का तरीका क्यों फीका पड़ने लगा? कई कारण थे इसके, जैसा हमें पता चलता है। एक तो ये कि इतने साल अर्जियां लिखने का कोई खास नतीजा निकल नहीं रहा था। ब्रिटिश सरकार ज्यादा भाव दे नहीं रही थी। इससे लोगों में, खासकर नौजवानों में, निराशा फैल रही थी कि यार ये तरीका काम नहीं कर रहा। और बाहर की घटनाएं भी तो असर डाल रही होंगी। हाँ बिल्कुल। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ चीजें हुईं जिनसे माहौल गर्मा गया। जैसे बार बार अकाल पड़ रहे थे, प्लेग फैला और लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। बेरोजगारी बढ़ रही थी, इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं थी, और शायद सबसे बड़ी चोट थी अंग्रेजों का बर्ताव। भारतीयों के साथ वो जो भेदभाव करते थे, उनका घमंड, ये रोज रोज का अपमान लोगों को चुभता था। और फिर 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल को बांटा वो एक टर्निंग पॉइंट था। सरकार ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, पर भारतीयों को लगा कि ये बांटो और राज करो वाली चाल है। मकसद है बंगाल में जो नेशनलिज्म बढ़ रहा है उसे कमजोर करना। इस एक घटना से पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा भड़क उठा। प्रोटेस्ट हुए, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। अपने देश का सामान इस्तेमाल करो, विदेशी का बॉयकॉट करो। इस एक घटना ने दिखा दिया कि नरमपंथी तरीके की एक लिमिट है, और इसने गर्म दल वालों के लिए जमीन तैयार कर दी। तो मतलब अब सिर्फ चिट्ठियां लिखने से काम नहीं चलेगा, लोग कुछ और चाहते थे। बिल्कुल, और यहीं से इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू होता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल की तिकड़ी, ये नेता उभरे। साथ में अरविंद घोष जैसे विचारक भी। इन्हें गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। इनका मानना था कि आज़ादी या स्वराज यानी अपना राज वो भीख मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा। स्वराज ये शब्द यहीं से ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट तो था, पर तिलक ने इसे एक पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गरम दल के नेताओं ने कहा कि जनता को सीधे आंदोलन में लाना होगा। उन्होंने स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, इन चीजों पर जोर दिया। उनका तरीका नरमपंथियों से काफी अलग था, ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा मास अपील वाला। वो अंग्रेजों के इंसाफ में यकीन नहीं रखते थे, वो अपनी ताकत पर भरोसा करने की बात करते थे। तो जो कांग्रेस 1885 में एक अदब से बात करने वाले मंच की तरह शुरू हुई थी, वो सिर्फ 20 साल में ही एक बड़े मंथन से गुजर रही थी। नरम दल और गरम दल की सोच टकरा रही थी। हाँ, और ये टकराव 1907 में सूरत सेशन में खुलकर सामने आया। कांग्रेस टूट गई 2 हिस्सों में। हालांकि बाद में वो फिर एक हो गए, पर यह साफ हो गया था कि इंडियन नेशनलिज्म अब एक नए, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा लड़ने वाले रास्ते पर चल पड़ा था।
नरमपंथियों ने नींव रखी थी, पर अब इमारत का डिजाइन बदलने लगा था। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, A.O. ह्यूम जैसे अंग्रेज अफसर और दादा भाई नौरोजी, W.C. बैनर्जी जैसे भारतीय नेताओं ने मिलकर बनाई। शुरू में ये एक मॉडरेट संगठन था, मकसद था अर्जियों और बातचीत से संवैधानिक सुधार लाना। उन्हें अंग्रेजों के न्याय पर भरोसा था। लेकिन वक्त के साथ बाहरी घटनाओं और अंदरूनी दबावों की वजह से ये तरीका नाकाफी लगने लगा। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने आर्थिक लूट को सामने रखा। बंगाल के बंटवारे जैसी घटनाओं ने मोहभंग किया और नतीजा तिलक, लाजपत राय, पाल जैसे नेताओं की लीडरशिप में एक ज्यादा उग्र धारा उभरी, जो स्वराज की मांग कर रही थी और संघर्ष और जन आंदोलन पर जोर दे रही थी। तो एक बहुत ही विनम्र शुरुआत से सफर शुरू हुआ और कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गई। बिल्कुल। इसकी स्थापना चाहे जैसे भी हुई हो, उसने आज़ादी की लड़ाई के लिए एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म दिया। ये वो बुनियाद थी जिस पर बाद में गांधी जी जैसे नेताओं ने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। ये सफर धीरे धीरे अर्जियां देने से शुरू होकर पूर्ण स्वराज की मांग और मास मूवमेंट तक पहुंचना, ये अपने आप में इंडियन कॉन्शियसनेस के बढ़ने की एक गजब की कहानी है। और हाँ, यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि अगर कांग्रेस की शुरुआत में किसी अंग्रेज का हाथ ना होता और ये शुरू से ही पूरी तरह स्वदेशी होती और शायद शुरू से ही ज्यादा उग्र या क्रांतिकारी होती, तो क्या हमारी आज़ादी की लड़ाई का रास्ता, उसकी स्ट्रैटेजी या शायद टाइमलाइन कुछ अलग होती? इस पर सोचा जा सकता है।